नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी CB2 एग्जाम आज जो आपकी 13 जून सेकंड शिफ्ट को कंडक्ट हुआ है। तो इस शिफ्ट में पूछे गए 50 में से 48 जीके के सवाल मिल चुके हैं। वीडियो काफ़ी डिले हो रहा है, 12 बज गए हैं। कारण ये है कि आज बहुत ज़्यादा लंबे समय से पावर कट था, जो आज यहाँ पर सीज़न की पहली बारिश हुई जहाँ पर मैं बाड़मेर राजस्थान में रहता हूँ। इस कारण वीडियो डिले हो रहा है, पावर बैकअप भी नहीं था। तो फाइनली यहाँ पर देखने वाले हैं 48 जो जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट से जानेंगे, जो आने वाले शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PDF फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ पर 48 में से लगभग कितने सवाल हैं आप करेक्ट है वो कर सकते थे। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। ये सभी अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा ही ये सारे सवाल मिल पाए हैं। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, मॉक टेस्ट देना एग्जाम में यदि आपने CB2 एग्जाम दिया या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो आपको पता चलता है कि कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की थी। टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है, ये आज लास्ट डे है, लिमिटेड टाइम के लिए डील है। तो इस ऑफर के तहत आपको 12 की बजाय जो टेक्स्ट बुक पास है वो 6 मंथ और एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी 18 मंथ वैलिडिटी मिल रही है। यदि यहाँ पर TTH के कूपन कोड आप ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम 39 रुपये का आप डिस्काउंट भी ले सकते हो। इसमें रेलवे के अलावा SSC, बैंकिंग, डिफेंस, जितने भी अदर स्टेट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं एक ही पास में, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित है। अभी NTPC CB2 ग्रुप D इनके स्पेशल यहाँ पर लेवल अप करते हुए नए मॉक टेस्ट ऐड किए गए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट के पूछे गए जीके के सवाल। पहला सवाल देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो हड़प नीति है, राज्य हड़प नीति है, वेबगत का सिद्धांत है, वो किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 के मध्य जो इनके गवर्नर जनरल का काल भी रहा है, और इस काल के दौरान इन्होंने राज्यों का एक तरीके से हड़प लिया। तो ये राज्य हड़प नीति क्या थी डलहौजी की? तो पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता है वो कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति, जिसके पैतृक वारिस न हो वो राज्य हैं वो कंपनी अपने हाथ में ले लेती थी, वो थी राज्य हड़प नीति। वेबगत सिद्धांत के अनुसार पूछा जाता है डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अनुसार विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा? वो सत्तारा है, जो सबसे पहले 1848 में विलय किया गया। उसके बाद जैतपुर है। तो इस प्रकार ये सभी राज्य हैं पैतृक वारिस न होने की वजह से लास्ट में अवध को भी 1856 में मिला दिया गया था। डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में काल है वो भी पूछ लिया यहाँ पर। 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 के मध्य डलहौजी का जो काल रहा है गवर्नर जनरल के रूप में। अब देखिए मैं आपको बताऊं, डलहौजी एक गांव भी, स्थान भी है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? इजी सवाल है, सभी को मालूम होगा। आत्मघाती सुसाइड बैग है जो कोशिका का, वो लाइसोसोम को कहा जाता है। एग्जाम में सवाल आता है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम है, जिसका मुख्य काम क्या है? पाचन करना और निष्कासन कर देना मृत कोशिकाओं का। अब देखिए अदर में कोशिकांग की बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और ये ATP के रूप में इसमें ऊर्जा रहती है जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा आप कहेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिकांग राइबोसोम है। ट्रैफिक पुलिस कौन सा? यातायात प्रबंधन कौन सा है? कोशिका का गोल्जी बॉडी हो जाएगी। नेक्स्ट वन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा SI मात्रक नहीं है? तो इन विकल्प में से आप देखेंगे तो कैलोरी है वो SI मात्रक नहीं है। कैलोरी वैसे ऊर्जा की इकाई है, लेकिन ऊर्जा की जो SI यूनिट है वो जूल है, न कि कैलोरी। नेक्स्ट वन यहाँ पर सवाल है, झूम खेती है जो कि आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, उसको मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो मध्य प्रदेश में वेवर और दहियार के नाम से जाना जाता है। जो झूम खेती बोलते हो आप, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, स्पेशली बुंदेलखंड क्षेत्र में इसे वेवर और दहियार, बुंदेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। और जो बेवर खेती है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ के लोग इस तरीके की खेती करते हैं। इसमें ज़मीन की बिना जुताई के ही फसल पैदा की जाती है, जैसे झूम खेती, बेवर खेती, फार्मिंग है। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अब देखिए जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, अलग अलग जगह में इनका अलग अलग नाम है, जहाँ से एग्जाम में अक्सर सवाल आ ही जाते हैं। जैसे दीपा की बात करूँ तो इस झूम खेती को दीपा कहाँ पर कहा जाता है? तो बस्तर जिला है मध्य प्रदेश, वहाँ पर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को दीपा कहा जाता है। और दक्षिणी जो राज्य है वहाँ पर जरा और एरका के नाम से जाना जाता है। बात करूँ मैं दक्षिण पूर्व राजस्थान की, तो वहाँ पर इसे वेलर या फिर बत्रा के नाम से जानते हैं झूम खेती को। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू कहा जाता है, कुमारा कहा जाता है केरल के पश्चिमी घाट, कमन, विंगा और धावी कहा जाता है उड़ीसा में,
और पोमलू कहा जाता है मणिपुर में। और जो झूमिंग खेती कहा जाता है वो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूमिंग कहेंगे। और कुरावा कहा जाता है झारखंड में। ये सभी नाम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ ही जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इजी सवाल पूछ लिया यहाँ पर। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया। समवर्ती सूची काफी बार आता है तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के। जो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। जर्मनी से क्या लिए गए हैं? आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां से अडॉप्ट हुआ है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से। रशिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पर, उच्च न्यायालय किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? बहुत बार मैंने सीबीटी फर्स्ट में भी बताया था, यूपीएसआई में भी बताया था। जो रिट याचिका है 2 आर्टिकल जिसमें अनुच्छेद 32 है वो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट है। इनको यहाँ पर रिट लगाने की जो शक्ति है इन 2 आर्टिकल के तहत है। न्यायिक पुनर्अवलोकन आप कहेंगे ये शक्ति को, जो कि सर्वोच्च न्यायालय है संविधान के आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत विशेष अधिकार है रिट जारी करने की। अब जब पुनर्अवलोकन की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए न्यायिक समीक्षा में आर्टिकल 372(1) का नाम आता है। इसमें भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल 372(1) में। आर्टिकल 13 में है कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है यानी मौलिक अधिकार के विरुद्ध होता है वो मान्य नहीं होगा। आर्टिकल 13 में ये वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में जो रक्षा सचिव हैं वो अजय कुमार हैं। पहले ये रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव रहे हैं अजय कुमार, बाद में ये इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया 2019 से रक्षा सचिव हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में टॉप देश कौन सा रहा है? विश्व खुशहाली सूचकांक 2021 में फिनलैंड लगातार यहाँ पर 5वीं बार 2022 में भी टॉप किया है तो लगातार टॉप कर रहा है फिनलैंड। 2021 में भारत की रैंक विश्व खुशहाली सूचकांक में कितनी रही है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे 139वीं रैंक रही है इंडिया की। 2022 में ये इंडेक्स आ चुका है तो 2022 में खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136वीं, 3 अंक का सुधार आया है। अफगानिस्तान 21 में भी 22 में भी सबसे निचले पायदान पर है यानी दुखी राष्ट्र के केस में आप कहेंगे। और ये जो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी कौन करता है? SDSN यानी सतत विकास समारोह नेटवर्क के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको श्रेय जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। पनामा नहर किस महाद्वीप का हिस्सा है? पनामा नहर है ये, वैसे महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, बाकी ये सेंट्रल अमेरिका का देश है पनामा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीबीटी फर्स्ट में यहाँ से सवाल पूछा हुआ है तो सीबीटी फर्स्ट के 133 पारियों के टोटल 5000 प्लस क्वेश्चंस आप डाउनलोड करना चाहते हो एक्स्ट्रा फैक्ट से, प्रत्येक सेट में 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, किस प्रकार डाउनलोड करना उसको चेकआउट करना। और पनामा नहर है। इसके बाद सवाल अपन अगला देखते हैं, सवाल नंबर 12, भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग कितने फीसदी का योगदान देता है? वैश्विक मछली उत्पादन में ग्लोबली जो इंडिया का योगदान है वो है 7.7% का। इस योगदान के साथ भारत जो दुनिया का मछली का दूसरा प्रमुख उत्पादक है और निर्यातक के केस में भारत दुनिया में मछली का चौथा सबसे निर्यातक है। अब इसमें भी मैं बात करूं, एक अवार्ड दिया गया है लेटेस्ट करंट अफेयर्स का, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता घोषित किया गया है। और जो आंध्र प्रदेश है ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य आप कहेंगे तो वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पाइका नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? सीबीटी फर्स्ट में सेम सवाल आ चुका है। झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है पाइका। झारखंड के अन्य नृत्यों में झूमर है, मुंदारी, सरहुल, बराऊ, झिटका, डोमचक, घोड़ा नाच, ये सभी झारखंड की लोक नृत्य हैं। इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ पर मनाया जाता है? सीबीटी फर्स्ट में एग्जैक्ट सवाल आ चुका है एनटीपीसी में। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है। देश का एकमात्र अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बड़े और
भीतरी इलाकों में कार्य करता है। तो देश का एकमात्र जो अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है वो कोलकाता पोर्ट ही है। कौन सा है? एकमात्र नदी बंदरगाह कोलकाता पोर्ट हो जाएगा, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम किया गया है। और 2020 में कोलकाता बंदरगाह की स्थापना के 150 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं। तो काफ़ी पुराना बंदरगाह आप कहेंगे। जो नदी है वो किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। हु डिसाइड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? अब एक्सचेंज रेट रहती है वो फ्लैक्चुएट होती रहती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग है, लेकिन उसको फिक्स है वो कौन करता है? फिक्स गवर्नमेंट करती है। किसके जरिए? जो उनकी सेंट्रल बैंक है। NaCl नमक का द्रव्यमान आपको पूछा है। सोडियम का 23 है, Cl का 35 है, ऐड कर दीजिएगा तो 58.44 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 किसने पेश किया? आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, रक्षा की बात आई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये विधेयक 22 जुलाई 2021 को पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये विधेयक केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर रोक लगाने की अनुमति देता है। आप हड़ताल वगैरह नहीं कर सकते और रक्षा सेवा में जो भी यूनिट है उनके इसमें। कोणार्क टेम्पल है वो, उसका अन्य नाम क्या है? अब CBT फर्स्ट में सवाल आया था ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, यहाँ पर उल्टा पूछा। कोणार्क सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है? ब्लैक पेगोडा है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी ओडिशा में स्थित है और ये यूनेस्को विश्व हेरिटेज साइट में भी शामिल है, जिसे 1984 में किया गया है। सूर्यदेव को समर्पित मंदिर है। कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल में है? तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल में निर्मित नरसिम्हदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आधारित सही कथन आपको बताना था। तो राज्य के जो DPSP है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हो। मौलिक अधिकार तो आप जरूर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्ट, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वो आपको एक तरीके से जो ड्यूटी है उनको फॉलो करना है। आपको कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट था। अब देखिए आर्टिकल 37 कहता है राज्य के जो DPSP हैं ये जो प्रावधान को किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत है वो शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे। और भारत के संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 के मध्य DPSP शामिल है। DPSP में 3 जो ये आप आर्टिकल जहाँ से एग्जाम में सवाल आते हैं, 48A से काफ़ी बार पूछा गया है, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना 48A है। 39A में गरीबों को निःशुल्क कानून सहायता देना, यह भी आ चुका है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। ये प्रमुख कुछ आर्टिकल जहाँ से। अब इसमें भी आपकी एक तो DPSP एक मौलिक अधिकार में विवाद होता रहता है। तो कुछ केस की बात करें, जैसे चमकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य केस हुआ था 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार और DPSP के बीच में कोई भी संघर्ष के मामले में मौलिक अधिकार है वो मान्य होगा। और बाद में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में बताया गया, जो 1973 वाला, कि इस मामले में इन्होंने एक फैसला खारिज किया था प्रीवियस गोलकनाथ वाला, जिसमें बताया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन अपनी मूल संरचना को वो बदल नहीं सकती है। कौन सी रचना कालिदास के द्वारा रचित नहीं है? ये विकल्प थे, आप देखेंगे तो नीति सार है वो कमंदका के द्वारा लिखा गया लेख रचना हो जाएगी। कालिदास की रचनाओं में कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम ये कालिदास की है। नीतिसारा इनमें से अलग है, ओड है। 1949 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो के म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके हैं, सितार वादक हैं। और भी इनके बारे में बताया रखा था इस सवाल में, लेकिन आंसर वो रविशंकर के बारे में ही बात हो रही थी। प्रमुख सितार वादक में नाम आता है रविशंकर का, निखिल बनर्जी का, विलायत खान का, ये सभी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। प्रसिद्ध जो प्रमुख भारतीय शहनाई वादक है तो बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस, अनंतलाल, अहमद हुसैन खान, यहाँ से सवाल आ ही जाए हैं। पहले आपके सरोद वादक का एक पूछा गया है। अब ये उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, तबला वादक कौन है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ICC के द्वारा आयोजित पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा 71 विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं? अब देखिए ये जो ICC के द्वारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है 2019 से 2021 तक, ये पहला ही एडिशन है
इस एडिशन में सबसे अधिक विकेट रहे हैं रविचंद्रन अश्विन के नाम, इन्होंने 71 विकेट लिए टोटल। ये रिकॉर्ड कमिंस के नाम था, बाद में इन्होंने तोड़ दिया 14 मैचों में 71 विकेट लेकर। अब जो 2019 से 21 के मध्य आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसमें विजेता टीम कौन सी रही है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। न्यूजीलैंड विजेता, भारत उप विजेता रही है। सर्वाधिक रन, जैसे कि अश्विन के सर्वाधिक विकेट थे तो सर्वाधिक रन है मार्नस लाबुचक ने। अब जो ये खिलाड़ी हैं इनके बारे में एग्जाम में एक सवाल पूछा गया, याद नहीं आ रहा किस एग्जाम, अभी लेटेस्ट का ये 2021-22 का, कि ये किस देश से हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया से। इनके 1675 रन हैं अब की बार इस टेस्ट में, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड 2020 में भी और 21 में भी लगातार 2 बार किसने जीता है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, इनका नाम है, पोलैंड के हैं। और बेस्ट फीफा विमेन का अवार्ड 2021 में एलेक्सा पुटेलस ने जीता है। 1997 को शुरू की गई योजना है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SJSRY, तो इसका पूरा फुल फॉर्म पूछ लिया आपको, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। 1997 में इसको शुरू किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होता है। इससे पहले आपके 12 जून को उस टेक्स्ट का हॉरिजेंटल अलाइनमेंट पूछा था। अब एक होता है टेक्स्ट जो आप लेटर देख रहे हो, एक होता है जो अंक होते हैं, ये 1 2 3 4। अब यदि आप जो स्प्रेडशीट में सेल होती है, एक्सेल में सेल के अंदर आप डाटा एंटर करते हो, अब सेल में जो आप डिफ़ॉल्ट डाटा एंटर करेंगे ना, तो लेटर के केस में वो इस और अंक के केस में इस और आ जाएगा, 2 3 जो भी आप, और यदि आपने टेक्स्ट किया वो इस और नीचे की रहेगा। तो बॉटम रहने वाला है, लेफ्ट साइड में रहने वाला है, टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाएगा, अप एंड डाउन में ये डाउन है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने उम्र तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, तो 6 से 14 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A की बात हो रही है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के जरिए शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर SRAM और DRAM है, इस पर स्टेटमेंट आधारित सवाल था। 2 प्रकार के, एक स्टैटिक है एक डायनेमिक है। अब स्टैटिक रैम है ये फर्स्ट होती है डायनेमिक रैम से। स्टोरेज के केस में डायनेमिक रैम में स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है, SRAM में बहुत कम, 1 से 16 MB के आसपास होती है, प्रोसेस करने में काम आती है। भारत का अधिकांश लोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से जुड़े हैं, अधिकांश लोग हैं प्राथमिक अर्थव्यवस्था में काम कर रहे हैं। सेक्टर की बात हो रही है, किस सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर है जिसके अंतर्गत जो रोज चीज़ें हैं जैसे कृषि हो जाएगा, खनन हो जाएगा, मछली पकड़ना है, ये सारी गतिविधियां हैं। कृषि प्रधान देश है तो 49% आबादी इस क्षेत्र में कार्यरत है। और UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम आपको दे रखा था, नोरा अल मात्रोसी है। सवाल में पूछा था नोरा अल मात्रोसी किस अरब देश की प्रथम अंतरिक्ष महिला के रूप में नामित हुई है, तो UAE की है, संयुक्त अरब अमीरात की है। इससे पहले कोई भी महिला नहीं गई है, महिलाओं की इतनी छूट नहीं है अरब देशों में। कालिदास कृत मेघदूतम किस भाषा में है, कालिदास के द्वारा जो रचनाएं ज़्यादातर संस्कृत में ही हैं, मेघदूतम संस्कृत में है। और मेघदूतम में 2 भाग है, पूर्व मेघ उत्तर मेघ है, और इसमें एक यक्ष की कथा है मेघदूतम में। अगला सवाल यहाँ पर, सुमात्रा, बोर्नियो और जावा किस देश के हिस्से हैं, सुमात्रा, बोर्नियो और जावा है इंडोनेशिया में, ग्रेटर सुंडा आइलैंड में स्थित ये सभी हैं। इंडोनेशिया में 5 मुख्य द्वीप है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनी। अगला सवाल यहाँ पर, डेफिनेशन ऑफ केस रिजर्व रेशियो, तो केस रिजर्व रेशियो है, केस ये केस होगा CHH, जो नकद आरक्षित अनुपात है। तो प्रत्येक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। बैंक के पास जो नकदी केस आता है कुछ हिस्सा है वो रिजर्व बैंक के पास जमा रखती है, वो ही केस रिजर्व रेशियो है। अब जब बैंक टर्म की बात आई है, पॉलिसी जो रहती है उसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, SLR है, ये सभी थोड़ी बहुत डेफिनेशन पता होना चाहिए। रेपो रेट क्या होती है, विभिन्न वाणिज्यिक शेड्यूल्ड बैंक हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज जब लेती हैं, RBI जब इन सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा देती है, ऐसे फ्री में तो देगी नहीं, कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट पर वो देने वाली है। तो बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते, जितने भी बैंक ने RBI से पैसा लिया है, रुपए लिए हैं, वो कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट पर उनको वापस पैसे देंगे, वो रेपो रेट है। तो रेपो रेट एक है, रिवर्स रेपो रेट ऐसा भी हो सकता है ये वाणिज्यिक बैंक अपना धन RBI के पास जमा करे तो RBI भी इनको जो रेपो रेट के थोड़ा कम रहता है रिवर्स रेपो रेट, वो ब्याज देने वाली है। एक दोस्तों SLR रहता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आप कहेंगे, तो ये बैंकों के पास उपलब्ध जमाओं का वह हिस्सा जो कि उन्हें अपनी जमाओं पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना। ऐसे नहीं है जो भी लोन और सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा लोन नहीं ले सकते हैं, और
अपना जो कुछ हिस्सा रखेंगे वो ही एसएलआर है। अगला सवाल, राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद कौन सा है? इससे पहले आपके शपथ का एक न्यायाधीश वाला पूछा गया था, यहाँ पर राष्ट्रपति का उसमें मैंने बताया, उपराष्ट्रपति का बताया था। राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में, उपराष्ट्रपति का 69 में, 159 में राज्यपाल का शपथ है। राष्ट्रपति की जब बात आई तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, निर्वाचन 54 में है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति 53 में है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55 में है, कार्यकाल 56 में है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता 57 में, 58 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। भगवान कृष्ण की भक्तिनी मीराबाई किस राज्य से थी? मीराबाई है राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। संत रैदास इनके गुरु थे। कुडकी जो मारवाड़ पाली है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मीरा का विवाह है मेवाड़ के सिसोदिया राजा जो चित्तौड़गढ़ की महाराजा भोजराज इनके पति थे। मेवाड़ की महाराणा सांगा के पुत्र थे भोजराज, तो इनके साथ में है मीराबाई का विवाह हुआ था। आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य जिसको स्टिक से परफॉर्म किया जाता है? जो गुजरात में डांडिया है उसकी तरह आंध्र प्रदेश का नृत्य आपको पूछा है। इस नृत्य का नाम है दोस्तों कोलन नालू। कोलन नालू नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का, जो कि स्टिक है, जो डांडिया है उसी प्रकार आप परफॉर्म करते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 इन एजेंडा 21? नाम सुना है तो एजेंडा 21 में ये 21 21 है क्या? तो 21वीं सेंचुरी है, सदी है, जिसमें कुछ सस्टेनेबिलिटी कुछ गोल है उसको हासिल करना है 21वीं सेंचुरी में। क्योंकि ये जो 21 एजेंडा 21 है ये आया था 1992 में, जो अर्थ समिट हुआ था, रियो समिट के नाम से आप जानते हो। तो उसमें शुरुआत में लक्ष्य था 2000 तक वैश्विक सतत विकास हासिल करना। बाद में एजेंडा 21 के नाम से ये 21वीं सदी के मूल लक्ष्य का इसमें जिक्र किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, गुद्देदार पौधे में क्या नहीं होते हैं? ये ऑप्शन थे जड़, तना, पत्ती, जलातक। अब जलातक क्या समझ में नहीं आ रहा है? जो गुद्देदार पौधा होता है ना, इसमें पानी है वो काफ़ी मात्रा में कम पानी रहता है। उस केस में ये क्या करते हैं, दिन को वाष्पोत्सर्जन जो दिन है उसमें ये रंध्रबंद रखते हैं वाष्पोत्सर्जन से बचाने के लिए। वो फोटोसिंथेसिस से प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि रात को ये काम में ले सके पानी ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं रहता शुष्क इलाके में। ये गुद्देदार पौधे होते हैं जैसे एलोवेरा वगैरह, जैसे कि कैक्टेसिया है, कैसुलेसी हैं, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। भारत का सबसे बड़ा सल्म एरिया है, मलिन बस्ती कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? बोले तो एशिया की सबसे लार्जेस्ट स्लम है वो धरावी महाराष्ट्र में है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी महाराष्ट्र में है किसकी? स्लम की, जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। तो पश्चिमी विक्षोभ एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में अचानक सर्दियों में बारिश हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का एक प्रकार नहीं है? जो केमिकल रिएक्शन है अपक्षय वाली रिएक्शन में नहीं आता है। जो संक्षारण है वो अलग हो जाएगा, इसमें अपक्षय नहीं होता है। एक फेस्टिवल है जिसका नाम है दोस्तों एंथूरियम। तो एंथूरियम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सोइल एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट 2019 कहाँ पर हुई है? तो ये जो समिट है, कॉन्फ्रेंस है सोइल और मिट्टी और जल रिसोर्स की मैनेजमेंट हेतु, ये हुई है नई दिल्ली में। कब? 2019 में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो इसमें भी ऑप्शन आधारित अर्थशास्त्र का सवाल है। परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है ये क्या बताता है? तो जब उत्पादन के एक कारक की मात्रा में वृद्धि होती है उस केस में अन्य सभी कारक को स्थिर रखा जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? उस कारक के सीमांत उत्पाद में गिरावट होगी। एक कारक में वृद्धि हो रही है, अन्य कारक स्थिर हैं, तो उस कारण परिणाम क्या रहा कि सीमांत उत्पाद में गिरावट हो रही है। तो परिवर्तनीय कारक अधिक हो जाता है और सीमांत उत्पाद का नकारात्मक मूल्य यहाँ पर बढ़ जाता है। बायोटेक प्राइड से संबंधित स्टेटमेंट आधारित सवाल था। बायोटेक प्राइड भी करंट अफेयर्स का सवाल आ जाएगा। प्राइड का मतलब है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डाटा एक्सचेंज हो जाएगा। 30 जुलाई 2021 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा बायोटेक प्राइड को लॉन्च किया गया है, जिसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश विकसित किए गए हैं और इसके अंतर्गत जैविक ज्ञान, इंफॉर्मेशन, डाटा आदान प्रदान संबंधित ये सारा एक तरीके से ढांचा और मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पर दिशा निर्देश में बताया गया है। असम की क्षत्रिय नृत्य असम का है, तो इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए इस नृत्य को सम्मान दिया गया है किसके द्वारा? केरल राज्य के द्वारा। तो केरल का गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार है असम की किस शास्त्रीय
क्षत्रिय डांसर को दिया गया है। तो क्षत्रिय डांसर इंदिरा पीपी बोरा को ये केरल का गुरु गोपीनाथ देशीय नाट्य पुरस्कार दिया गया है फेब 2021 में। कितने स्टार्टअप शुरू किए गए हैं रक्षा मंत्री के द्वारा, तो ये एग्जैक्ट सवाल नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है जो आईडेक्स DIO है जो 5.0 है इसको आप कहेंगे डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का शुभारंभ 19 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है, जिसमें टोटल 35 समस्या विवरण है। इन 35 में से 13 सेवाओं से और 22 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र। अब यहाँ पर विकल्प में 22 है, तो कहीं ना कहीं इससे संबंधित कोई सवाल पूछा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक सवाल, कोई सिंगर को अवार्ड दिया गया है 2021 में, विदेशी सिंगर के नाम है, तो कौन सा एग्जैक्ट अवार्ड था वो नहीं मिला है। इस प्रकार आप कहेंगे 50 में से 2 सवाल मिस हुए हैं, बाकी लगभग सारे सवाल मिल गए हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर हो चुके हैं। PDF फाइल आपको जल्द ही दोनों ही शिफ्टों के एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कर लेना। और ऑल 133 पारी CBT फर्स्ट की PDF डाउनलोड करना चाहते हो वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेमो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको किस प्रकार करना है वो मिल जाएगा पूरा इंस्ट्रक्शन। और अभी आप यदि आज लास्ट डे है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक में TTG के कूपन कोड यूज़ करना न भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।